दीप्ति सरना अपहरण केस। आज की कहानी एक ऐसे क्रिमिनल की जिसने अपने जीवन में कई अपराध किए। अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह था। चोरी, डकैती, लूटपाट, यहाँ तक कि मर्डर जैसे संगीन जुर्म को करने में भी वो पीछे नहीं था। उसके ऊपर लगभग 30 मुकदमे थे और वो एक हत्या के केस में जेल में बंद था। लेकिन जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात उसी के प्रवृत्ति के 2 कैदियों से हुई थी, जिसके साथ मिलकर उसने जेल से भागने का प्लान बनाया था और वो उसमें कामयाब भी हुआ था। जेल से फरार होने के बाद अब उसका मन इस जुर्म की दुनिया से कट सा गया था। उसने इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का फैसला किया। लेकिन उसे घर बसाने के लिए किसी साथी की ज़रूरत थी जो उसे इतना प्यार करे कि वो उसके प्यार में खोकर कभी उस जुर्म के रास्ते पर दोबारा न जा सके। और ये सब करने के लिए किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए उसने एक और अपराध किया, एक आखिरी अपराध। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। थोड़ी देर ज़रूर होगी, लेकिन जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। तो ठीक ऐसा ही इस केस में भी हुआ। उस शख्स के कर्मों की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। अब तक उसने जितने अपराध किए थे उसका भुगतान तो उसे करना ही था। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से 2015 में। हरियाणा का रहने वाला एक अपराधी जिसका नाम देवेंद्र था। बचपन से ही उसे फिल्में देखने का बड़ा शौक था। जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो उसने शाहरुख खान की एक मूवी डर देखी थी। तब से वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। वो डर मूवी से बहुत प्रेरित हुआ था, खासकर शाहरुख खान के किरदार से, कि कैसे एक शख्स अपना डर किसी के दिल में पैदा करता है। उसने कई किताबें भी पढ़ी, जैसे उसने हिटलर के बारे में पढ़ा, उसने चंगेज़ खान के बारे में भी पढ़ा। वो ऐसी कहानियों, ऐसे किरदारों से काफ़ी इम्प्रेस होता था। उसे भी लगता था कि उसे भी ऐसा ही डर अपने लिए उस सबकी आंखों में देखना था। वो चाहता था कि वो भी अपना खौफ सबके दिल में पैदा करे और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसने कई चोरी, डकैती, मारपीट, लूटपाट, यहाँ तक कि हत्या जैसे संगीन कई जुर्मों को उसने अंजाम दिया। लेकिन इन सब के पीछे उस अपराधी के भी सीने में एक दिल था। वो कातिल था, लेकिन उसे भी किसी से प्यार हो गया। वो भी चाहता था कि उसका भी परिवार हो। उसने सोच रखा था कि वो शादी करेगा और नेपाल जाकर अपना घर बसाएगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर। दरअसल देवेंद्र को जनवरी 2015 संडे का दिन दिल्ली कनॉट प्लेस पे एक लड़की नज़र आती है। वो अपने किसी लड़के दोस्त के साथ वहाँ घूम रही थी। देवेंद्र ने जब उसे देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसने उस लड़की को देखते ही उस पर अपना दिल हार बैठा। उसने पहली नज़र में उसे देखते ही ये सोचा कि बस यही है वो लड़की जिसकी उसे तलाश थी, जिससे वो प्यार करेगा और एक दिन वो भी देवेंद्र से प्यार करेगी। तो बस यहीं से एक तरफा लव स्टोरी की शुरुआत होती है। दरअसल इस टाइम यानी कि 2015 में वो जेल से फरार एक अपराधी था। वो एक मर्डर केस में जेल में सज़ा काट रहा था। जेल में उसकी मुलाकात 2 कैदियों से हुई और उन लोगों से दोस्ती होने के बाद उन लोगों ने जेल से भागने का प्लान बनाया और फिर एक दिन वे तीनों जेल से फरार होने में कामयाब भी हो गए। जेल से भागने के बाद वे तीनों दिल्ली आ गए और यहाँ आकर नाम बदलकर देवेंद्र और उसके साथी रहने लगे। और इत्तेफाक से संडे के दिन उसने उस लड़की को देखा था। उस लड़की का नाम दीप्ति सरना था। वो गाज़ियाबाद की रहने वाली थी। उसकी उम्र करीब 24-25 साल थी और वो स्नैपडील में जॉब किया करती थी। तो जब से उसने दीप्ति को देखा था वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता। वो हमेशा दीप्ति के साथ घर बसाने के सपने देखता। उसने सोच रखा था कि वो दीप्ति से शादी करेगा और उसे लेकर नेपाल जाएगा और वहाँ जाकर वो दीप्ति के साथ एक चैन की ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन इसके लिए उसे दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनानी थी। वो यही सोचता रहता कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे दीप्ति भी उससे प्यार करे। फिर उसने एक प्लान बनाया और इस दौरान उसने लगभग 150 दिन तक दीप्ति का पीछा किया। उसके बारे में सारी जानकारी जुटाई, जैसे कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली थी, वो क्या करती थी, कब वो घर से निकलती है, कब वो घर में वापस आती है, कब वो बाहर घूमने जाती है, कहाँ जाती है, किस चीज़ से वो आती जाती है, उसका दोस्त कौन कौन है, उसके रिश्तेदार कौन कौन से हैं। ये सारी बातें उसने पता लगाई उसके पीछे रह रहकर। और जब उसने उस दिन दीप्ति के साथ उस लड़के को देखा था तो उसे ज़रा सा अच्छा नहीं लगा था। उसका सपना था कि जो लड़की उसकी ज़िंदगी में आए वो सिर्फ उसी को चाहे। वो हमेशा डर मूवी के शाहरुख खान को सोचता रहता और इन सब बातों से बेखबर दीप्ति अपने लाइफ में मगन थी।
उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि हरियाणा का इतना बड़ा गुंडा जिसकी तलाश हरियाणा पुलिस को थी, वो उसका पीछा इतने दिनों से कर रहा था और उसके एक एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए है। इन सब के दौरान देवेंद्र ने उसकी छोटी सी छोटी बात भी नोट कर ली थी। देवेंद्र ने देखा कि दीप्ति अक्सर ऑटो से आया जाया करती थी, तो उसने 2 ऑटो खरीदे। अपने दोस्तों से भी झूठ बोला कि ऑटो खरीदने में बड़ा फ़ायदा है, उसमें पैसे आएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह उसके दोस्तों को भी नहीं पता था कि वो ये सब किस मकसद से कर रहा है। ऑटो खरीदने के बाद वो घंटों दीप्ति के घर के बाहर या उसके दफ्तर के बाहर ऑटो लगाकर खड़ा रहता था कि शायद दीप्ति उसके ऑटो में आकर बैठेगी। लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 ही या 2 बार ही ऐसा होता था कि दीप्ति उसके ऑटो में आकर बैठती थी। उसे इतने में ही तसल्ली थी कि चलो इसी बहाने कुछ ही देर सही वो दीप्ति के साथ तो है। और अक्सर सिर्फ सुबह ऑफिस जाते टाइम ही उसके ऑटो में वो बैठती थी, क्योंकि रात में वो उसी ऑटो में बैठती जिसमें पहले से ही कुछ लड़कियां मौजूद होती। वो अक्सर कोशिश करती कि वो शेयरिंग ऑटो ही ले। देवेंद्र ये सोचता कि दीप्ति अक्सर सिर्फ सुबह को ही उसके ऑटो में बैठती है, तो ये बात जानने के बाद रात में पहले से ही वो 1-2 लड़कियों को अपने ऑटो में बिठा लेता कि शायद लड़कियों को देखकर दीप्ति उसके ऑटो में बैठेगी। और यही होता, दीप्ति उसके ऑटो में बैठ जाती और देवेंद्र बहुत ज़्यादा खुश होता। ये सब करने के दौरान कभी भी उसने दीप्ति से बात नहीं की, ना ही उसे इस तरह देखता कि दीप्ति को उस पर शक हो। कभी भी दीप्ति पर उसने ये जाहिर नहीं किया कि वो दीप्ति के पीछे है। दीप्ति को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ। अब उसके प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। उसके मन में एक अपराध की सोच ने जन्म लिया, लेकिन उस अपराध को करने के पीछे उसका मकसद सिर्फ ये था कि उसे दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनानी थी। वो दीप्ति के नज़र में हीरो बनना चाहता था। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपने जेल के 2 साथियों को भी अपने साथ मिला लिया। उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला। उसने उनसे कहा कि हम एक लड़की को किडनैप करेंगे। मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसे किडनैप करने पर हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी फिरौती के तौर पर। उसके दोस्त फ़ौरन मान गए, लेकिन देवेंद्र के मन में तो कुछ और ही था। अब 10 फरवरी 2015 की रात आती है। दीप्ति एक ऑटो से अपने घर को निकलती है। जिस ऑटो में वो बैठती है उसमें पहले से ही दिल्ली के किसी दूसरे एरिया की एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है। थोड़ी दूर ऑटो जाने के बाद अचानक पंक्चर हो जाता है। ऑटो वाला दीप्ति से कहता है कि ऑटो पंक्चर हो गया है, आप लोग उतर जाइए, मैं आप लोगों को अभी दूसरे ऑटो में बिठा देता हूँ। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि एक दूसरा ऑटो आते हुए दिखाई पड़ता है। वो देवेंद्र का ऑटो था। उसमें देवेंद्र के साथ उसके 2 साथी भी मौजूद थे। दीप्ति और वो दूसरी लड़की उस देवेंद्र के ऑटो में बैठ जाते हैं और ले चलने को कहती हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद देवेंद्र ऑटो को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ लेता है। दीप्ति और वो दूसरी लड़की कहती हैं कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमारा रूट नहीं है। वो तीनों लड़कियों की एक नहीं सुनते और ऑटो को तेज़ी से भगाते हैं। थोड़ा और आगे ले जाकर वो ऑटो रोकते हैं। दीप्ति चीखने लगती है और ऑटो से उतरकर भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो दूसरी लड़की भी ऑटो से उतरकर भागने लगती है। तब उसे देवेंद्र का एक दोस्त पकड़ता है और उससे कहता है कि इस बारे में अगर किसी को भी बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है। इधर देवेंद्र दीप्ति को पकड़कर ऑटो में बिठा देता है और उसे ज़बरदस्ती लेकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की जल्दी से वहाँ से दौड़कर भाग जाती है और एक दूसरे ऑटो वाले से उस अपहरण की जानकारी देती है। वो बेहद घबराई हुई थी। उस ऑटो वाले के ज़रिए पुलिस को खबर की जाती है कि यहाँ से एक ऑटो में किसी लड़की को किडनैप किया गया है। उधर दीप्ति जब अपने घर नहीं पहुँचती तो उसके घर वाले भी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दीप्ति का रूट जानने के बाद पुलिस समझ जाती है कि अपहरण होने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि दीप्ति ही है। देवेंद्र और उसके साथी दीप्ति के मुंह में उसी का स्कार्फ ठूंस देते हैं जिससे वो चिल्ला न सके, और उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध देते हैं ताकि उसे जहां ले जाया जा रहा है वो उसके बारे में कुछ न जान सके। जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है तब तक देवेंद्र और उसके साथी दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर चुके होते हैं। वे लोग दीप्ति को हरियाणा ले जाते हैं और वहाँ के एक गाँव में उसे रखा जाता है। अपने दोस्तों से देवेंद्र कहता है कि अब तुम लोग जाओ, कुछ देर बाद आते रहना और फिर चले जाना, मैं यहाँ रहूँगा इसके पास। वो जानता था कि उसके दोस्त मौका पाते ही दीप्ति के साथ कुछ गलत हरकत करेंगे, लेकिन उसकी मंशा अलग थी। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो ये चाहता था कि इस तरह ना करके वो दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाएगा। बीच बीच में उसके दोस्त दीप्ति के साथ कुछ गलत करने को कहते तो वो भड़क जाता, उन्हें डांटता, कभी कभी तो देवेंद्र उन पर हाथ भी उठा देता। इस बीच दीप्ति का पूरा ख्याल रखा जाता, टाइम पे उसे खाना दिया जाता। उसका हाथ भी देवेंद्र ने खोल दिया था। जब वो रोती और उससे अपने घर जाने की रिक्वेस्ट करती तो वो कहता कि तुम रोया ना करो, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती,
तुम हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हो। वो दीप्ति से उसके दोस्त के बारे में पूछता जिसको उसने पहली बार दीप्ति के साथ देखा था। दीप्ति ने उसे बताया कि वो उसका दोस्त है। वो दीप्ति को दिलासा देता जब वो रोती घबराती। वो कहता कि तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। भले ही किडनैपिंग में मैं इन लोगों के साथ था, लेकिन मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। उसका इशारा अपने दोस्तों की तरफ था। दीप्ति उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करती। वो उससे अच्छी अच्छी बातें करता। ये सब करके वो दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। दीप्ति जब उससे ये पूछती कि मुझे किडनैप क्यों किया गया है, किसने करवाया है, तब वो कहता कि हमें किसी ने पैसे दिए हैं तुम्हें किडनैप करने के लिए, वो कोई तुम्हारा बहुत ही करीबी है। ऐसा करके वो दीप्ति के उसी दोस्त की तरफ इशारा करता। वो चाहता था कि दीप्ति को लगे कि उसी के दोस्त ने उसका अपहरण करवाया है। वो दीप्ति के दिल में उस लड़के के प्रति नफरत पैदा करना चाहता था। और जब उसके दोस्त फिरौती की रकम मांगने के लिए देवेंद्र पर जोर डालते तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देता। इस तरह दीप्ति को भी ये लगने लगा कि इन सब के बीच में एक अच्छा इंसान भी है जो उसे बचाना चाहता है, उसे छुड़ाना चाहता है। उधर गाजियाबाद पुलिस दीप्ति को ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर रही थी। ऑटो वाले से देवेंद्र और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जाती है। वो पुलिस से कहता है कि वो ऑटो वाला कुछ ही दिन से हमारे रूट पे ऑटो चला रहा था। हाल ही में आए हुए सारे ऑटो की लिस्ट निकलवाई जाती है आरटीओ ऑफिस से। उसमें पता चला देवेंद्र के ऑटो के बारे में, लेकिन उसने अपना नाम बदल कर ऑटो खरीदा था। तो जब उसके दिल्ली वाले घर पुलिस पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने पर पुलिस को पता चल गया कि वो देवेंद्र नाम का एक नामी गुंडा है जिसने दीप्ति का अपहरण किया है। उधर दीप्ति को कब्जे में रखकर देवेंद्र ने जो 150 दिनों में नहीं किया वो काम कर रहा था। दीप्ति का भरोसा और अपने आप को एक अच्छा और सच्चा इंसान साबित करने का। तो ये 3 दिनों तक चलता रहा। इस बीच उसने दीप्ति के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, उसे टाइम पे खाना पानी देता रहा और ना ही दीप्ति के साथ किसी को भी बुरा सलूक करने दिया। वो हमेशा ये ख्याल रखता कि कोई उसके पास ना आए। लेकिन अब उसके दोस्त उस पर फिरौती मांगने का जोर डालने लगे। वो उससे झगड़ा करने लगे। जब देवेंद्र को लगा कि अब मामला बिगड़ रहा है तो उसने मौका पाते ही दीप्ति से बात की। वो दीप्ति के पास गया और उसने उससे कहा कि अब मैं अपने दोस्तों से तुम्हें ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाऊंगा। वो अब मुझसे झगड़ने लगे हैं, तो मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं रखूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। ऐसा कहते हुए उसने उसका हाथ पैर खोला और जल्दी से उसे वहाँ से निकाल लाया। और फिर उसे ऐसा लगा था कि अब दीप्ति की नज़र में वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। उसने अपने तरह से दीप्ति को इशारे में ये बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है उसी के कारण मेरे ये दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो तुम अपने उस दोस्त से दूर ही रहना। यहाँ से जाने के बाद उससे दूरी बनाए रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बार बार उसे इस बात से वो आगाह कर रहा था कि तुम अपने उस दोस्त से दूर रहना। ऐसा करके वो ये करना चाहता था कि ऐसे उसे पता लग जाएगा कि दीप्ति उस लड़के से कितना करीब है, और वो उसे इनडायरेक्टली धमकाना भी चाहता था। तो इस तरह बड़े प्यार से उसने दीप्ति को उसके उस दोस्त से दूर रहने को कहा। उसने उससे कहा कि अगर तुम उससे मिलोगी या उससे रिश्ता रखोगी तो शायद तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो दीप्ति का भरोसा जीत सके और अपनी अच्छाई उसके ऊपर साबित कर सके। तो अब देवेंद्र फाइनली उसे यहाँ से बचाकर ले जा रहा था। वो उसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर ले आता है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उसे बिठा देता है। रेलवे स्टेशन पर जब वो ट्रेन में दीप्ति को बिठाकर आखिरी विदाई कर रहा था, तब उसने दीप्ति से सिर्फ एक बात पूछी थी कि तुम यहाँ से दोस्त बनाकर जा रही हो या फिर दुश्मन। वो अपने बारे में दीप्ति की राय जानना चाहता था। तो दीप्ति कहती है कि मैं दोस्त बनाकर जा रही हूँ। ये सुनकर देवेंद्र बहुत खुश होता है, वो यही जानना चाहता था। अब दीप्ति उस ट्रेन में बैठकर दिल्ली आती है और उसी ट्रेन में बैठने के दौरान एक मुसाफिर से फ़ोन मांगकर वो अपने घर पर फ़ोन लगाती है। उस अपने घर वालों को सारी सूरत हाल बताती है और बताती है कि वो दिल्ली की एक ट्रेन में बैठ गई है और अब वो घर आ रही है। उसके परिवार वाले पहले से ही दिल्ली स्टेशन पर मौजूद थे और वो उसे वहाँ से अपने घर लेकर जाते हैं। अब दीप्ति से सारी कहानी पुलिस पूछती है, सब कुछ पुलिस उससे पूछती है। अब तक पुलिस को देवेंद्र के बारे में पता चल चुका था कि देवेंद्र ने ही दीप्ति का अपहरण किया था, लेकिन देवेंद्र उनके हाथ नहीं लगा था। दीप्ति से पुलिस ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसने दीप्ति का अपहरण किया क्यों था। दीप्ति पुलिस को सारी बात बताती है कि उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं किया। दीप्ति को इस तरह छोड़ने पर भी पुलिस को अचंभा था कि आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल किसी लड़की का अपहरण करके बिना फिरौती मांगे आखिर कैसे छोड़ सकता है। अब देवेंद्र की तलाश जारी की जाती है, क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब तो सिर्फ देवेंद्र ही दे सकता है।
खबरियों को अलर्ट किया जाता है। देवेंद्र का स्केच बनवाकर जगह जगह उसका सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। दीप्ति वहां का लोकेशन तो नहीं बता पाती जहां उसे रखा गया था, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जब उसे ले जाया जा रहा था। लेकिन काफ़ी मुश्किल और जद्दोजहद के बाद देवेंद्र पुलिस के हत्थे लग जाता है। अब पुलिस की पूछताछ में देवेंद्र सब बात बताता है कि कैसे उसने दीप्ति को देखा, उसका पीछा किया, उसका अपहरण किया, उसके कारण वो ऑटो भी खरीदा, अपहरण करने के बाद उसे वहाँ अच्छे से रखा और फिर 3 दिन के बाद उसे छोड़ भी दिया। और ये सब करने के पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद था, दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाना। और पहली बार दीप्ति को मीडिया और पुलिस के द्वारा ये पता चला कि वो जिसे एक अच्छा इंसान समझ रही है, जिसने उसे इतनी आसानी से अपहरण करके छोड़ दिया, वो एक अपराधी है। असल में वो ही खुद किडनैपर था। सारी प्लानिंग उसी की थी और अब उसे उस एक तरफे प्यार का पता चला जो देवेंद्र उससे करता था और वो शॉक्ड रह जाती है। मीडिया द्वारा देवेंद्र का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान उसके चेहरे पर ज़रा भी डर, खौफ, दहशत कुछ नहीं था। वो इत्मीनान से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा था। पुलिस वालों ने भी उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, उसे मारा पीटा नहीं, क्योंकि जब उसकी कहानी पुलिस ने सुनी तो उन्हें भी लगा कि एक अजीब तरह का ही कातिल है। देवेंद्र ने पुलिस को अपनी कहानी शुरू से बताई कि जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब उसने शाहरुख खान की मूवी डर देखी थी। उसी वक्त उसे ये ख्याल आया था कि उस मूवी की हीरोइन जूही चावला को देखकर कि उसकी ज़िंदगी में भी एक उसी की तरह एक लड़की हो जो उससे प्यार करे। उसका ये सपना था कि कहीं कोई लड़की मिले जिससे वो शादी करे और घर बसाए। और दीप्ति को देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसका सपना अब इसी लड़की के साथ पूरा होगा। उसने ये भी सोचा था कि दीप्ति के साथ वो शादी करके नेपाल में बस जाएगा और जुर्म की काली दुनिया को छोड़कर वो साफ सुथरी एक ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, एक शराफत की ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले दीप्ति के सामने उसकी हकीकत आ गई। तो अब दीप्ति के घर वालों का और दीप्ति का उससे डरना लाजमी था। पुलिस वालों ने देवेंद्र को समझाया, उसका ब्रेन वॉश किया कि तुम समझ सकते हो कि तुम एक अपराधी हो, ये माना कि तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, शराफत की ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन अब तक तुमने जो किया है या दीप्ति के साथ तुमने जो किया है वो तो जुर्म ही था और तुम्हें उस अपराध की सज़ा भी मिलेगी। तब देवेंद्र ने पुलिस से कहा कि जैसे मेरे ऊपर 30 मुकदमा है तो एक मुकदमा मोहब्बत का भी सही। और उसने पुलिस से ये भी कहा कि अब तो दीप्ति आज़ाद हो गई है, कैद से रिहा हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएगी। मेरा किरदार, मेरा साथ उसके जीवन में बस यहीं तक था। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे। और ये सुनकर पुलिस उसे किडनैपिंग के जुर्म में जेल भेज देती है। आखिरी बार ये सुनने में आया था कि 1 साल बाद देवेंद्र जमानत पर जेल से बाहर आया था। इस बीच दीप्ति और उसके घर वालों ने अपना पता ठिकाना बदल लिया था। जाहिर है 3 दिनों तक किडनैप होने के कारण उन लोगों के मन में देवेंद्र का डर तो होगा ज़रूर। तो उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं थी, कोई अता पता नहीं था। तो इस केस में देवेंद्र का किरदार एक तरफा आशिक का था जो अपनी मोहब्बत की खातिर अपराध की दुनिया को छोड़ने को तैयार था। अक्सर एक तरफा प्यार के केसेस में ऐसा नहीं होता है। देवेंद्र का ये अपराध उसकी पागलपन की वो मिसाल था जिसमें वो अब भी दीप्ति के साथ शादी करने के सपने देख रहा था। कहने को तो कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज़ है, लेकिन जायज़ वही होता है जहाँ जीत सच्चाई की होती है। तो अपने सीने में प्यार का दिल रखने वाले इस अपराधी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।